जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यानी पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। ये है आपका 50 क्वेश्चन का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन बचा हुआ है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और घटना चक्र को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है भाई। घटना चक्र से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो स्टेट पीसीएस में लड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से, क्या कि 50 को पहले लेक्चर में, 50 को दूसरे लेक्चर में, यानी 100 क्वेश्चन। और आपका आज से लेकर फिर से 100-150 तक जाएंगे, 50 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कथन ए और कारण आर। क्या बोल रहा है? कथन ए और कारण आर। कथन ए में बोल रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। होय होय। अच्छा ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने जो है धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, देखते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं कि कारण में बोल रहा है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। भू अनुदान के विरुद्ध जो है कृषकों ने विद्रोह किया था। नहीं, ये तो कहीं नहीं देखे, विद्रोह तो नहीं किया था, यानी ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर जो है भू अनुदान नहीं दिया था। हाँ, ये बात सही है। मौर्यकालीन जितने भी शासक आए उन्होंने भू अनुदान धार्मिक आधार पर नहीं दिया था। धार्मिक आधार पर जो है भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, ये वाला कथन क्या है? सही है। यानी कथन सही है, कारण गलत है, यानी ए सही हो जाएगा और इसका गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। धार्मिक आधार पर भू अनुदान का प्रथम साक्ष्य जो है मौर्योत्तर कालीन राजवंश, जिसमें सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन के समय जो है एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्य काल में नहीं, मौर्य काल का बाद में जब सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भू अनुदान की व्यवस्था लागू होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भू दान स्वरूप नहीं दिया। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? अगला देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो भारत में आया था किसके दरबार में पता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। हुआ क्या था ना, हुआ तो ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। हालांकि सेलुकस निकेटर पहले था, बाद में ससुर बना। वो आया था सेल्यूकस निकेटर, भारत आया था हाथी क्या बोलते हैं, भारत को कब्जा करने के लिए। किस लिए आया था? कौन? तो सेल्यूकस निकेटर आया था भारत को कब्जा करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को बात पता चल गया। चंद्रगुप्त मौर्य बोला गया, जाके लड़ाई हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच? सेल्यूकस निकेटर के बीच। सेल्यूकस निकेटर हार गया। तब चंद्रगुप्त मौर्य क्या बोल रहा है पता है? चंद्रगुप्त मौर्य रहा है कि तुम आया किस लिए था? तो सेल्यूकस निकेटर बोल रहा है हाथी, झूठे बोल दिया कि हाथी के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? हाथी के लिए। तो बोला ठीक है, हाथी तुमको दिया जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दान स्वरूप 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा है कि तुम सुने हैं कि तुम्हारी बेटियां बहुत सुंदर है। तो बोला कि यार अभी कचारा है, अगर यदि बोलेंगे नहीं सुंदर है या फिर नहीं देंगे तो फिर मानेगा नहीं। तो बोला हाँ सुंदर तो है। तो बोला कि ब्याह करेंगे। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी कर्लिनिया से ब्याह किया, उसको ले आया और लगदिन के रूप में जो है मेगास्थनीज को भारत ले आया था। समझा? उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो था उसके बोला कि दहेज के रूप में कुछ दो। लगदिन के रूप में तो तुम मेगास्थनीज को दिया, दहेज के रूप में देगा ना कुछ। तो दहेज के रूप में इसको मिला था एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमिया। क्या मिला था? एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमिया। अभी की अगर दौर की बात किया जाए ना तो पूरा अफगानिस्तान और पूरा पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिला हुआ था। चलो समझ में आ गया? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज
भारत में किसके दरबार में आया था? भाई दरबार में आया था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। बोलेगा किस रूप में आया था? तो लगदिन बन के आया था। क्लियर है? हालांकि पूछेगा नहीं। चलो, मेगास्थनी सेल्यूकस निकटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था, और भेजा नहीं गया था, लगदिन आया था। यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था, और यही अराकोसिया को चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया गया था। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे एक पुस्तक लिख दिया। एक जितना भारत में है ना, जब क्या बोलते हैं, मेगास्थनी जो भारत में है, तो यहाँ देखा भारत का रहन सहन, खान पीना, रात को 9 बजे सो जाता है सब आदमी, गाँव देहात का आदमी, तो उसके बारे में वो पुस्तक लिख दिया, और पुस्तक का नाम रख दिया इंडिका। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? मेगास्थनी की। क्लियर है? नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध है। लिपिबद्ध मतलब लिखा गया है, बद्ध माने बंध गया, लिपिबद्ध, लिपि का मतलब लिखा गया है, बद्ध का माने बंधा हुआ है, मतलब लिपिबद्ध किया गया है, लिखा गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनी दूत था, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकटर का। किसका था? सेल्यूकस निकटर का। ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में देखो, सेल्यूकस का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगास्थनी भारत आया था? चंद्रगुप्त। अब ट्रिक है वो बताएं। ट्रिक ये है कि जब भी दिखेगा चंद्रगुप्त मौर्य, आंसर क्या होगा? बस ऑप्शन देखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ है मार देना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष स्वरूप उल्लेख किया गया है। यानी मौर्य साम्राज्य का जो है 7 रूप में वर्ग में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? मेगास्थनी जो पुस्तक लिखा है ना, इंडिका, उसी में बताया गया है कि जो समाज है, समाज के 7 वर्ग में विभाजित किया हुआ है। चलो अगला देखो, एक मिनट। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। पहला बोला है दार्शनिक होगा, दूसरा बोला है कृषक होगा, फिर बोला है पशुपालक थे, यहाँ के शिकारी थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, योद्धा भी थे, और निरीक्षक थे, और मंत्री और उपदेशक थे। मेगास्थनी ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का भी उल्लेख नहीं करता है, और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, और ना ही उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मेगास्थनी बताता है कि भारत के जो लोग थे वो अपनी जाति से बाहर लोग विवाह नहीं करते थे, और ना ही अपनी जाति से बाहर कोई पेशा अपनाते थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपनी कास्ट में जो काम होता है, जैसे कि बनियान लोग शायद दुकानदारी चलाता है ना, तो उन लोग का पैसा क्या है? दुकानदारी चलाना। उस तरह का ही पैसा चलाते थे। अभी तो हो गया है होलसेल, मतलब कि कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर लेता है। अगला देखो, पंडित इन लोग का पढ़ाने का अधिकार था, मैंने ज्ञान देने का, तभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग पंडित हैं नहीं, फिर भी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। कितने में? 7। अगला देखो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं था? तो किसमें बताया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें? मौर्य समाज के बारे में 7 वर्गों में बताया गया कि 7 वर्ग है, मतलब समाज का, किसमें बताया गया है? इंडिका में। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन देखो, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? तो जिसने बांटा है समाज को 7 वर्गों में, वही बोलेगा ना, तो मेगास्थनी जो होगा राइट आंसर। प्राचीन भारत में ब्राह्मणों और श्रमण को 2 प्रकार के दार्शनिकों के रूप में पहचानने का उल्लेख यूनानी इतिहासकार हो जाता है मेगास्थनीज ने अपनी रचना यानी पुस्तक इंडिका में किया है। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इस 7 वर्गों में भारतीय समाज में दार्शनिकों का एक वर्ग था, जिसके 2 मुख्य प्रकार थे। ब्राह्मण, जो वैदिक परंपरा से जुड़े हुए पुरोहित होते थे, जो वैदिक ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान और परंपरागत हिंदू धर्म के विचारों को संरक्षित करते थे। उसके बाद श्रमण यानी गैर वैदिक तपस्वी होते थे, जिन्हें बौद्ध आ जाता है, जैन आ जाता है, और अन्य त्याग आधारित परंपराओं से के अनुयायी शामिल थे।
क्लियर है? अगला देखो, बड़ी जल्दी 10 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने के लिए इसमें क्या दंड दिया जाता था? देखो, जब मौर्य काल ऐसा समय था ना, जब कोई अगर ये टैक्स को चुराता था ना, तो उस समय मृत्यु दंड का सजा का प्रावधान था। इसमें कहा जाता था कि डय बिना भय बिना प्रीत का, समझा? जहां भय नहीं है वहां प्रेम नहीं है, तो प्रेम बनाने के लिए भय जरूरी है। तो मौर्य काल में जो है टैक्स को छुपाने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा बोल रहा था कि जितना खतरनाक सजा होगा ना, उतना आदमी डरेगा और उतना ही सही काम करेगा। देखो, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा संचालित होता था। इसकी जो 6 कुल समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य जो है बिक्री कर वसूल करना था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उपलब्ध मिलता है, तो इंडिका, इसमें आएगा इंडिका। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत प्रस्तुत करता है? अच्छा, मौर्यों के प्रशासन के बारे में विस्तृत प्रारूप कौन करता है? विस्तृत विवरण कौन प्रस्तुत करता है भाई? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का क्या नाम है? अरे, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिका का मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज। भाई कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इस समय क्या बताएंगे? बताओ, इसमें कुछ बताने का है ये नहीं। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, मतलब कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता था या फिर मरता था तो उसका पंजीकरण किया जाता था। तो ये जो है मौर्य काल से चलते आ रहा है। वही क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य जो है मौर्य काल से जारी है? कौन सा? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। देखो, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन जो है नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता था। क्लियर है यहाँ तक? जिसमें प्रमुख नगरक था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। कौन सी समिति? तीसरी वाली। वर्तमान में भी यह कार्य जो है स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका और पंचायत आदि प्रशासन द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बाप, बताओ? तो देखो, कौन सी है? हमको तो लग रहा है पहले आपका संग्रहण हो जाएगा, है क्या? नहीं है। उसके बाद कर वाटिका होगा। तो संग्रहण तो कोई नहीं है भाई, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कर वाटिका किसमें है? इसमें है ना, तो इसको हम लोग ऑप्शन मान के चलेंगे। हालांकि सबसे पहले आ जाएगा आपका संग्रहण, फिर आएगा कर वाटिका। ठीक है, एक और ऑप्शन हमको सही नहीं नजर आ रहा है। 2023 में पूछा गया है झारखंड ईसीएस के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड ईसीएस के द्वारा। देखो, इसको हम लोग यहाँ पे मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। इसमें से सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी। प्रांतों का विभाजन जो है मंडलों में, मंडलों का विभाजन जो है विषय में, और विषय का विभाजन जो है स्थानीय यानी 800 ग्राम समूह में किया गया था। स्थानीय का विभाजन जो है द्रोणमुख, इसमें द्रोणमुख जिसमें 400 लगभग ग्राम समूह आता था, और द्रोणों का विभाजन जो है कर वाटिका में किया गया है। खरवाटिक, इसको कहा गया खरवाटिक या फिर करवाटिका। 200 ग्रामों का समूह जो है
उसमें खरवाटिक का विभाजन जो है संग्रहण में किया गया है, ग्रामों पर समूह। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। अच्छा देखो बताया ना, सबसे पहले क्या आएगा? संग्रहण आएगा, फिर आएगा करवाटिका या फिर इसी को कहा गया है खरवाटिक, और उसके बाद आएगा द्रोणमुख और लास्ट में आएगा आपका स्थानीय। क्लियर है? यानी ऑप्शन इसका क्या दिया है? गलत दिया है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? अरे मौर्य राजा के बारे में बताना है, मौर्य राजा के बारे में बताना है और कौन कथन सही है उसके बारे में बताना है। उन्होंने विकास किया था, इसके बारे में, किसका विकास किया था उसके बारे में बताना है। क्या उन्होंने कला संस्कृति एवं साहित्य का विकास किया था? बिल्कुल, मौर्य काल में बहुत सारा कला संस्कृति का विकास हुआ है, ए होगा। उसके बाद मौर्य काल में हम लोग सिक्का के बारे में नहीं देखे ना, तो सिक्का तो हम लोग हटा देंगे, सिक्का हटा देंगे नहीं, बी हटा देंगे, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और प्रांतीय विभाजन तो देखे ना, यानी सी भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट में डी हो जाएगा। देखो, सम्राट मौर्य सम्राट ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विषय में महती भूमिका अदा की है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपरा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदकुश पर्वत तत्कालीन भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। उसके बाद अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता केंद्र की राजधानी पाटलिपुत्र, जो 4 प्रांतों के नाम मिलते हैं, उत्तरापथ हो गया, फिर हो गया आपका अंटिरथ, फिर हो गया कलिंग, फिर हो गया आपका दक्षिणापथ। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय जो है जो हमारे हिंद यवन थे, यानी इंडो ग्रीक थे, उनको दिया जाता है। मौर्य नरेश से संबंध, ये भी डी थे। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भाग एवं बलि था, ये क्या था भाई? राजस्व का स्रोत हुआ करता था। भाग और बलि क्या था? राजस्व का स्रोत। भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा भूमि पर सर्वोच्च अधिकारी था, राजकीय भूमि से आया था और कृषकों के उपज का एक भाग कर के रूप में लिया जाता था। इस प्रकार भाग कहते थे। इस पर बलि भी राजस्व का स्रोत हुआ करता था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई? मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, किसका? भूमि कर जो था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। ये किस अधिकारी द्वारा मतलब लिया जाता था? तो किस अधिकारी के द्वारा लिया जाता था भाई? तो ये सीता अध्यक्ष के द्वारा जो है कर को लिया जाता था। कौन सा कर? भूमि कर को। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था तथा वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमाई जिले के अधिकारियों को भी कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार का कर वसूलता था। अक्राध्यक्ष जो हो जाता था, अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, ये क्या था भाई? ये कर भूमि कर को वसूलता था ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, राज्य की भूमि से प्राप्त आय को वसूलने वाला क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष के द्वारा होती थी। इसमें प्राप्त होने वाली आय को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। प्राचीन भारत में किसमें? तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? तो विविध नामक कर जो है उस चारागाह पर लगाया जाता था। किस पर? चारागाह पर। कौन सा कर? विविध नामक कर। तो मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को विविधाध्यक्ष क्या कहा जाता था? जो चारागाह के अध्यक्ष हुआ करते थे उसको कहा जाता था विविधाध्यक्ष। प्राचीन भारत में
यानी मौर्य काल में चरागाहों पर लगने वाले कर को विविध या फिर विविध कहा जाता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मौर्य मंत्रिपरिषद में, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने के लिए, राजस्व को कौन लेता था भाई, समाहर्ता। कौन लेता था, समाहर्ता। इसको शायद अभी कलेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर में लिखा जाता है समाहरणालय, समाहरणालय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या फिर सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेशक जो था ये मंडल स्तर का प्रशासक हुआ करता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभावी था। यानी तोल माप का प्रभारी कौन था भाई, तो ये था आपका पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष क्या था कि तोल माप का देखभाल किया करता था। तोल माप का देखभाल कौन करता था, तो पोतवा अध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी जो था पोतवा अध्यक्ष तोल माप यानी वेट्स एंड मेजर्स का प्रभारी था। पानिया अध्यक्ष जो है कि वाणिज्य विभाग से बिलोंग करता था। उसके बाद सूना अध्यक्ष जो है वो बुचड़ खाने का प्रभारी हुआ करता था। कौन सा, तो सूना अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अगला अभी हम लोग देखें ना कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो एग्रोनोमोई के बारे में हम लोग देखे थे, ये मार्ग निर्माण करता था। क्या करता था, एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण करता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह या फिर सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण या फिर न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित इस तरह मार्ग निर्माण का उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंकोद कसनी रोध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना हुआ करता था। ये सड़कों पर जो कीचड़ फैलाते थे ना उस पर लगाया जाता था। सड़कों पर कीचड़ फैलाने पर लगाया जाता था। पंकोदक शनिरोध पंकोदक शनिरोध मौर्य प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाला जुर्माना था। किस पर लगाया जाता था, जो सड़कों पर कीचड़ फैलाते थे। पंकोदक शनिरोध मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फैलाने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 बोल रहा है कि एक तरफ अधिकारी दिया है और दूसरा तरफ इसका कार्य दिया है। तलार, अच्छा, पटकोल। देखो तलार जो है, तलारी रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी हुआ करता था। तलार इस तरह याद रखना भाई। तलवार हम लोग लेके कब घूमेंगे, रात को लेके घूमेंगे तलवार। कोई हम लोग को रोकने का प्रयास करेगा तो मर्डर करेंगे। तो तलवार से क्या आ जाएगा, रात्रि के सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी हुआ करता था तलार। क्लियर है। यानी ए का 3 किस में है, ए का 3 सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो तलार हो जाएगा आपका, तलार क्या हो जाएगा, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी हुआ करता था। पटकोल हो जाएगा ग्रामीण कर को वसूल करने वाला अधिकारी, जो ग्राम से कर लेता था उसको कहा जाता था पटकोल। क्या कहा जाता, पटकोल कहा जाता था। उसके बाद सहसाधिपति हो जाता है चोर डकैत के मुकदमे का अधिकारी, सहसाधिपति। क्लियर है। उसके बाद बलाधिप, चुंगी का सुरक्षक था। क्या, तो बलाधिप। क्लियर है। अगला देखो 29 बोल रहा है मौर्य काल में
किसमें? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कहाँ पे? तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ का अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। नालंदा जो अगर बात किया जाए नालंदा के बारे में, तो नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। वैशाली जो है जाता है बिहार का जिला हो जाएगा जो बुद्ध एवं जैन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। उसके बाद तक्षशिला की अगर बात किया जाए तो तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ जो है विश्व भर के लोग पढ़ने आया करते थे। तक्षशिला क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय में अस्तित्व में थी। अच्छा, कौन कौन से न्याय व्यवस्था जो था न्यायालय में, इसको बताना। धर्म अस्थिय था, ठीक है। उसके बाद कंटक शोधन था। रज्जुक मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था तो नहीं था, ये ग्राम वाला था, ये नहीं होगा। 3 जहाँ है काट दो, यहाँ है काट दो। उसके बाद धर्म महामात्र का जो मंत्री था, ये धार्मिक मामलों को देखता था, न्याय मामलों को नहीं देखता था, ये भी आपका कट जाएगा। एक जहाँ है कट दो, एक यहाँ है, तो लास्ट में आपका आंसर क्या बच जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी। क्लियर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्म अस्थायी और दूसरा कंटक शोधन। धर्म अस्थायी जो है वो दीवानी तथा कंटक शोधन जो है फौजदारी न्यायालय। क्लियर है। उसके बाद प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था और व्यापारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय है जो अमत्य धर्मों पदाशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 31। हो रहा है कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवतों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये मागध का था। किसका था? मागध का था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय और इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करने का व्यवसाय जो है मागध तथा शुद्ध वर्गों का था। किसका था? मागध तथा शुद्ध वर्गों का। अगला क्वेश्चन है कि गांव के प्रशासन क्या है भाई? गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने वाली व्यवस्था सूत्रपात्र किसने किया? किसने किया था? द्रविड़ों ने। किसने? द्रविड़ों ने। गांव के प्रशासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात्र यानी द्रविड़ों यानी चोल ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बोला है प्राचीन भारत किसमें? तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी थी? यानी देखो, कोई अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, तो उसको पुनर्विवाह करने का अनुमति दिया गया था। इसमें तो अर्थशास्त्र में वही चीज लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से ये 4 को ग्रंथ दिया है, किसमें पति द्वारा परित्याग किया गया पत्नी के लिए विवाह की विच्छेद की अनुमति दी गई थी। भाई इतना खतरनाक हिंदी लिखने का क्या जरूरत था? तो अर्थशास्त्र में दिया गया था। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी।
मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसे शारीरिक में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार जो है पत्नी अभिचारण होने या बाध्य होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकार भी था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो अर्थशास्त्र में तो भाई पुनर्विवाह को मना है, बोला है कि पुनर्विवाह कर सकता है। मनुस्मृति, मनुस्मृति जो है इसमें वर्जित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति में 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस पत्नी की पति मर गया हो वो पत्नी दूसरी विवाह नहीं कर सकती। मनुस्मृति में अजीब अजीब बातें कही गई कि लड़कियों की विवाह की आयु 8 वर्ष रहेगा, लड़कों की विवाह की आयु 22 वर्ष 25 वर्ष इस तरह होगा। अजीब अजीब बातें कही गई हैं मनुस्मृति। हर पुस्तक को सही नहीं मान सकते, वो अपने ढंग से तब लिख दिया था, लेकिन अभी वो गलत है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। ये क्या है भाई? वर्ग क्षत्रियों का। किसका? वर्ग क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा भारतीय क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 36। बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति में भारत, देखो निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए थे। हाँ बिल्कुल आया था भाई, फहियान भी आया था, इत्सिंग भी आया था, हेनसंग भी आया था, मेगास्थनीज आया था। ये हेनसंग जो आया था हौसे हेनसंग हौसे हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन के काल में। मेगास्थनीज आया था मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फहियान कब आया था इसके बारे में बताना है, और इत्सिंग कब आया था। क्लियर है? तो देखो यहाँ हम लोग देखिए अभी मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इस सब में कौन आएगा? मौर्य साम्राज्य वाला मेगास्थनीज आएगा, यानी 3 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। 3 पहले किसमें है भाई? यहाँ है और यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्लियर है? उसके बाद देखो, उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था फहियान। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चल ठीक है। उसके बाद आया था आपका हेनसंग। कौन आया था? हेनसंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आया था इत्सिंग। इत्सिंग किसके दरबार में आया था भाई? इत्सिंग आया था 7वीं सदी में। क्लियर है? चलो, यूनानी शासक था सेल्यूकस, उसका जो राजदूत था मेगास्थनीज। तो यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चीनी यात्री था फहियान। चीनी यात्री क्या था? फहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चीनी यात्री था हेनसंग, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और इत्सिंग जो था इस 7वीं शताब्दी में भारत। क्लियर है? सबसे लास्ट में कौन आया था? इत्सिंग आया था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को किससे मिलाना है भाई? सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में दिया है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। उसी तरह सूची 2 में क्या दिया है? प्रियदर्शी, सेंड्रोकोटस, अमितघात और विष्णुगुप्त। अरे भाई हम लोग अभी देखते आ रहे हैं ना, अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी। भाई अशोक का प्रियदर्शी से मिला दो। हाँ कोई दिक्कत है? नहीं, अशोक का प्रियदर्शी, क्या दिक्कत? सी का 1 देखो किसमें है, बस सी का 1 इसमें, ऑप्शन नंबर सी। बस हम लोग को ये वो पता था कि अशोक का नाम है प्रियदर्शी। क्या नाम है? प्रियदर्शी। हम लोग आंसर निकाल लिए। तो एक का पहले इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता था, अब इसको थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया गया। क्लियर है? अगला देखो, अगला हम लोग देख लेते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुकिएगा। क्या हो गया?
रुको शट डाउन नहीं करना। इस साल रुको रुको, कहाँ काम ही नहीं कर रहा। अच्छा हाँ यहाँ पे हाँ चेंज। अब चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग हुआ है, बिंदुसार के लिए अमित घात्र, अशोक के लिए प्रियदर्शी और चाणक्य के लिए विष्णुगुप्त नाम का प्रयोग। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, एक तरफ क्या दिया है भाई, घटना दिया है और स्थल दिया है और उससे संबंधित व्यक्ति दिया है। चोलगंगम किससे संबंधित है? उसके बाद आगे देखो, आगे है धर्म महामात्र की नियुक्ति, धर्म महामात्र की नियुक्ति, ठीक है। फिर प्रयाग की सभा और लास्ट में दिया है सुदर्शन। अच्छा, एक बात हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस सुदर्शन झील का निर्माण किया था, यानी 4 का क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं, 4 का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1, यानी डी का 1 किस में है, देखो यहाँ पे। क्लियर है? देख लिया, 2025 का पूछा गया है, अगले साल जब बीपीएससी पूछा था ना एग्जाम में, तब पूछा है ये क्वेश्चन। सुदर्शन झील का मिलन किससे हो जाएगा, 1 नंबर से। सुदर्शन झील का मिलन किससे हो जाएगा बाबू, 1 नंबर से हो जाएगा। समझ में आ गया? तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 सिर्फ किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को मारो और आगे बढ़ो। अगला देखो, बाकी इसको पढ़ सकता है। 1 मिनट फिर से रुकिएगा, क्या हो, यही है ना। हाँ, चोलगंगम झील राजेंद्र चोल के लिए है, राजेंद्र प्रथम इसका नाम है। उसके बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा किया गया था, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन के द्वारा, उसके बाद सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था, कौन था, बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो जाता है बाबू, तो बृहद्रथ आपके हो जाते हैं अंतिम मौर्य सम्राट। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या जो है उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया 184। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने एक नया राजवंश शुंग वंश की स्थापना किया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। बिल्कुल सही बात है, उसकी हत्या कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये डिस्टर्ब कर रहा है भाई विवेक, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ। चलो, ये क्या है भाई, है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री का नाम था पुष्यमित्र शुंग। बिल्कुल सही बात है, यानी 1 नंबर तो सही होगा, एक इसमें है एक इसमें है, 2 को काट दो, ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। अगला देखो, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसी के ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की थी। उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। बिल्कुल ये भी बात सही है। उसके बाद अंध्र ने कन्नौर राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित कर दिया था। बिल्कुल ये भी बात सही है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति अत्यंत विलासी था।
वह अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। वरु पुराण के अनुसार अंतिम कन्नौज शासक सुशर्मा हुआ अपने अंध्र जातीय भारतीय सिमुक यानी सिंधुक द्वारा मार डाला गया। हर कोई एक दूसरे को मारा है और राजा बना है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोल रहा है कि मौर्य काल में प्रणायम जो है ये आपातकालीन कर था। क्या था? आपातकालीन कर लिया जाता था। प्रणायम क्या था? आपातकालीन कर हुआ करता था मौर्य काल में। मौर्य काल में प्रणायम यानी प्रणाय एक आपातकालीन कर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है कि ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो जल संसाधन यानी झील वगैरह बनाया होगा, तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ठीक है, अशोक द्वारा उस सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनर्निर्माण किया गया था। यानी 2 और 3 क्या होगा? सही होगा। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। देखो ईसवी सन के पूर्व कुछ शब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील खुदवाया तथा अशोक के समय जो है तुसाप ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें नहर निकलवाई थी। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ में शिलालेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन किया है। शक शासक रुद्रदामन ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व का था, अतः उत्तर में जो है ईसवी सन के पूर्व की शब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल व्यवस्था से क्या है? कहा गया। चूंकि रुद्रदामन यह कार्य जो है 2री शताब्दी का जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय जो है ईसवी सन के बाद यानी 150 के बाद है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय इसके सौराष्ट्र प्रांत में गवर्नर परनादक के पुत्र चक्रपलित ने भी इस झील का पुनर्द्वार करवाया था, मतलब पूरा निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखो। जल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वो कौन था भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इसका नाम जुड़ा है अशोक से भी, रुद्रदामन से भी और स्कंदगुप्त से भी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का नाम उल्लेख किया गया है? तो किसमें लिखा गया है भाई? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। किसका है? जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। जूनागढ़ का अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? अशोक का अभिलेख किसमें पाया गया है भाई? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक तथा उसके दादाजी क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों का नाम उल्लेखित मिलता है। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भाग के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत का उसका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें उनकी विजयों, व्यक्ति और कृतम का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1882 में कर्नल टंड ने इस लेख का पता लगाया था। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखित प्राचीनतम शिलालेखों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही बात है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं, बिल्कुल बात सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक को
मतलब अभिजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया है, ये भी बात सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, नहीं ये तो बात नहीं है ना, ये गलत है, सही नहीं है ना, यही सही नहीं है यार, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में स्थित नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें से 3 गुफाएं पर दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। चौथी गुफा में लोमस ऋषि गुफा में मौखिक शासक अनंत वर्मन का लेख है। प्रथम 3 गुफाओं अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित किया गया है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध जो है मौर्य काल से। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका भाई 47। बोला कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त होता है? तो परखम से प्राप्त होता है। कहाँ से? परखम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मथुरा की मूर्तिकला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित मूर्तियों यक्षों की है। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन है 48। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित है? लोथल, डाइक्वाड, बिल्कुल सही बात है। लोथल क्या है? डाइक्वाड है, ठीक है। सारनाथ, हाँ सारनाथ, सरमन और बुद्ध, ये भी ठीक है। उसके बाद गिरनार में लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, नहीं अशोक का नहीं है गिरनार में। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। यानी 1, 2 और 4 सही है, यानी 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोथल एंशियंट ऑफ डाइक्वाड, सारनाथ फॉरेस्ट ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सम्मिलित है। परंतु राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक गलत है। यस सारनाथ, वही तो हम भी सोच रहे थे ना। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक ये कहाँ पे है भाई? सारनाथ में। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक सारनाथ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन है कि विशाख दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की वस्तु क्या है? देखो इसमें एक चीज बताया गया है कि छोटा छोटा एग्जाम जो है ना, एसएससी ग्रुप डी वगैरह जीडी फीडी जितना भी है, सब पूछा जाता है कि विशाख दत्त की रचना किसके द्वारा किया गया है, या फिर विशाख दत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है। तो मुद्रा राक्षस, तो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस हो ये वाला दे देता है। तुम लो भाई, ये बताना है तुमको कि इस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया है, उसको बताना है। क्लियर है? ये नहीं कि विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है, रटने वाला नहीं। बोल रहा है कि विशाख दत्त जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है मुद्रा राक्षस, हम तुमको बता देते हैं। तुमको ये बताना है कि उस पुस्तक में क्या क्या बातें लिखी गई है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ये बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबारी संधियों के बारे में, मतलब इनके राज दरबारी के बारे में बताता है। मौर्य काल के रिलेटेड पुस्तक है। देखो डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उसने नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृतियों पर प्रकाश डाला है, पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है राज दरबार की संधियों का वर्णन किया गया है। चलो समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग मौर्य काल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारा का डिस्कशन अच्छा से सुने होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मौर्योत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।